हो गया टाइम। चलो देखो, जैसे मैंने कहा था प्लाज्मोडियम में आपको डीएम ऑफ बताया था आपको, वाइटेक्स, मलेरियाई, ओविल एंड फैल्सिपेरम, है ना। और आप जानते हैं कि इसमें एक चीज बताऊं आपको, इन सबका जो दिस टर्म कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ड्यूरेशन कहता है। ये जो साइकिल होता है ये वाइटेक्स में कंप्लीट होता है 48 आवर्स में, मलेरियाई में कंप्लीट होता है 72 आवर्स में, और ओवेल में कंप्लीट होता है ये 48 आवर्स में, और फैल्सिपेरम में ये कंप्लीट होता है वेरिएबल टाइम है, एक्चुअली आप कह सकते हैं 12 to 24 आवर्स। ये क्या है बताओ, इसे कहते हैं इंक्यूबेशन। ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है कि 48 आवर्स में आएगा, 72 आवर्स में आएगा। और बता दूं मैं आपको कि अगर 48 आवर्स में इसका साइकिल कंप्लीट होता है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, तो कहते हैं जो रिपीटिशन ऑफ फीवर होगा, देखो रिपीटिशन ऑफ फीवर कहते हैं, ये फीवर रिपीट होगा कब बताओ, थर्ड डे को, तीसरे दिन, क्योंकि 48 आवर्स के बाद आएगा ना, तो बुखार का जो रिपीटिशन होता है वो तीसरे दिन पे होगा, है ना। मलेरिया में ये कब होगा बताओ, फीवर कब आएगा, फोर्थ डे को आएगा। ओवेल में भी ये थर्ड डे को आएगा। और ये तो वेरिएबल टाइम है, फैल्सिपेरम का टाइम वेरिएबल होता है। सबसे ज्यादा फेटल मलेरिया कहते हैं इसको, फैल्सिपेरम को। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बुखार जो आता है, मलेरियल फीवर जो आता है, इसका रिकरेंस, इसका जो रिपीटिशन है, ये थर्ड या फोर्थ डे को होता है। तीसरे दिन होगा या फोर्थ डे को होगा। फोर्थ डे किसका होगा बताओ, मलेरियाई का, जिसका इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का ड्यूरेशन कितने दिनों का होता है बताओ, ये होता है 72 आवर्स का, 3 दिन के बाद। समझ में आ गया। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। और आप जानते हो कि जो इसका ड्रग है, एक क्लोरोक्विनिन आता है, क्विनिन, मलेरियल ड्रग कहते हैं इसको। ये मलेरियल ड्रग होता है, क्लोरोक्विनिन। और ये जो क्लोरोक्विनिन है एक्चुअली एक प्लांट है, देखो सिंकोना प्लांट कहता है, सिंकोना प्लांट, बार्क ऑफ सिंकोना से आता है क्विनिन। यहां से एक दवाई आती थी क्विनिन, हर्बल ड्रग था ये, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बनाया गया है, क्लोरोक्विनिन। बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट, याद रखना इसका नाम। हाँ जी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये काफी इफेक्टिव ड्रग है, आज के टाइम पर इसको यूज करता है। समझ में आ गया। और स्टिल याद रखिएगा, मलेरिया का अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ, जब से काफी सारा रिसर्च वर्क चल रहा है इसके ऊपर, बट अभी तक मलेरिया का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अपीयर नहीं हुआ है। दवाइयां हैं, अब कोई ये जानलेवा बीमारी नहीं है, ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाते हैं आदमी, लेकिन इसका कोई इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। बट बहुत ज्यादा इस पे वर्क चल रहा है, अब गॉड नोस कब तक। हाँ वही है, देखो अब ये एक जस्ट ये क्लोरोक्विनिन का जो आप नाम जानते हैं, इसको जस्ट एक हिट एंड ट्रायल मेथड में यूज किया गया, चलो ये डाल के देखते हैं। ये डाल के देखा गया तो कुछ लोगों में इसको कुछ लोगों में देखा कि इसको कोविड से थोड़ा फायदा हुआ। सबसे ज्यादा चांस जो है, मैंने बताया ना फैल्सिपेरम, इसको मोस्ट फेटल मलेरिया कहता है।
मोस्ट फैटल मलेरिया कहा जाता है। ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है। अच्छा रुको एक मिनट। अब तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया ना। तो और प्रॉब्लम हो गया होगा। यार मैं इसका कुछ करूंगा, अभी थोड़ा सा कर लो, मैं लाइट का उपाय करूंगा अगली बार से थोड़ा। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ। अरे ये वाइवेक्स है, मलेरियाई है, ओवेल है, फैल्सिपेरम है। ठीक है, तो स्पेलिंग अब ये लो। अरे स्पेलिंग वाइवेक्स का स्पेलिंग तो पता नहीं है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल कहते हैं, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कहते हैं। ये तो लास्ट क्लास में बताया था आपको ना। अच्छा बताओ, जैसे ये तो हमने पढ़ लिया प्रोटोजोआ के बारे में। अब इसमें जैसे कुछ और पैरासाइट्स हैं जिसका नाम आपको मैंने पहले पहले 11th क्लास में बता चुका मैं आपको, अगर आपको याद हो तो। लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस, लाइफ साइकिल ऑफ फाइलेरियल वर्म, लाइफ साइकिल ऑफ, वैसे तो टेनिया सोलियम पढ़ना नहीं है आपको, टेनिया सोलियम, ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सारा लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। तो यहाँ इसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप 11th क्लास नोट को देख लीजिएगा। वैसे आपके एनसीईआरटी में एस्केरिस, फाइलेरियल वर्म और टेनिया सोलियम, इन तीनों का, वैसे टेनिया सोलियम का लाइफ साइकिल नहीं पढ़ना आपको, आपको पढ़ना है एस्केरिस के बारे में और फाइलेरियल वर्म के बारे में। समझ में आ गया? तो ये आप वहां से देख लीजिएगा अपने 11th क्लास वाले नोट से। ठीक है, और बाकी आप एक बार एनसीईआरटी से मैच कर लेना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना इसके अंदर। ठीक है ना? चलिए अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो देखो बैक्टीरिया की बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे आप जानते हैं, कुछ नाम बता दूं मैं आपको। जैसे का नाम है कॉलरा, इसके अलावा एक नाम है देखो टेटनस, इसके अलावा देखो एक नाम आता है प्लेग, एक नाम आता है निमोनिया, एक नाम आता है देखो whooping cough, एक नाम आता है ट्यूबरकुलोसिस, एक नाम आता है देखो निमोनिया है, whooping cough है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये सभी आपके लंग्स इन्फेक्शन होता है। देखो इसमें लंग्स इन्फेक्शन कहता है। इवन डिप्थीरिया वगैरह भी होता है। डिप्थीरिया एक्चुअली देखो ये आप कह सकते हैं ये लोअर लंग्स के इन्फेक्शन होता है, और ये डिप्थीरिया जो होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है।
देखो ये सारे नाम याद रखिएगा, कॉलरा, टेटनस, प्लेग, निमोनिया, whooping कफ, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया। इसमें निमोनिया, whooping कफ और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये आपके लोअर ट्रैक का, हाँ, whooping कफ को ही परट्यूसिस कहते हैं, इसी को परट्यूसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना इसमें ये जो निमोनिया है, whooping कफ है और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये लोअर लंग्स का इंफेक्शन है, इट इन्फेक्ट्स आवर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जबकि जो डिप्थीरिया वगैरह होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है, इसमें लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होता, इनमें लंग्स इन्फेक्टेड होता है, समझ में आ रहा है। और याद रखनी चाहिए, और निमोनिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रोटोजोआ से भी होता है, फंगस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से भी होता है, हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निमोनिया का इंफेक्शन है। लंग्स का इंफेक्शन इन सब से हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी होता है, फंगस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से भी होता है। और लंग्स के कॉमन प्रॉब्लम को, लंग्स के कॉमन इंफेक्शन को निमोनिया कहा जाता है। तो निमोनिया कोई बैक्टीरियल पार्ट नहीं, कि बैक्टीरिया से ही होता है, निमोनिया इनमें से किसी भी हो सकता है, कुछ वायरसेस भी होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा के वायरस की बात करें, इन्फ्लुएंजा में भी निमोनिया वाले सिम्टम्स आते हैं। बाय द वे एनसीईआरटी में निमोनिया केवल लिखा गया बैक्टीरिया के लिए, बट याद रखिएगा निमोनिया इन सबसे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जानते हैं नाम आप, एक नाम है टाइफॉइड का, टाइफॉइड जानते हैं आप। इसके अलावा देखो कॉलरा हो गया, टेटनस हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया, whooping कफ, ट्यूबरकुलोसिस, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लेप्रोसी, लेप्रोसी। इवन एक नाम देखो आता है बोटुलिज्म का, बोटुलिज्म। ये सब बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल्स हैं, समझ में आ रहा है। ये सब बैक्टीरिया से होता है, ये सारी बीमारियां। बाकी में आपके एनसीईआरटी में दो डिजीज डिस्कस किया गया है, एक तो टाइफॉइड और दूसरा निमोनिया। बट आपको मैं ब्रीफली बता दूं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में क्या क्या होता है। पहले हम डिस्कस कर लें जो मेन आपके बुक में लिखा गया है, टाइफॉइड और निमोनिया, उसके बाद मैं बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिजीज, दैट इज टाइफॉइड। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए मिटा दूं इसको, ओके दैट्स गुड। चलिए देखो हम पढ़ते हैं टाइफॉइड के बारे में। और टाइफॉइड को मेरी मिलोन डिजीज भी कहते हैं। टाइफॉइड एक याद रखिएगा, बैक्टीरिया का नाम आप जानते हैं, सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है, सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, है ना। और जैसा कि आपके बुक में बताया गया है कि टाइफॉइड जो है ये स्प्रेड करता है, स्प्रेड थ्रू द intake of contaminated
food and water. It is spread through the intake of contaminated food and water. और आप जानते हैं कि जैसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, और ये आपका मुंह है, देखो, और यहां से आप ये आपका गोलगप्पा देखो, अच्छा वाला गोलगप्पा ये है ना, ये इस आदमी के मुंह में गया, और आप जानते हो कि ये जो एक्चुअल जो यहाँ पर अब ये देखिए, सबसे पहले याद रखना कि ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है, ये पहले आपके स्टमक में आता है ना, ये आपका स्टमक है एक्चुअली, और स्टमक में आने के बाद देखो, अगर आपके स्टमक में लेस एसिडिक इन्वायरमेंट है, इसको कहते हैं क्लोरहाइड्रिया। तो अगर आपके स्टमक में एसिडिटी कम है, स्टमक में HCl का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो याद रखना बैक्टीरिया multiply more rapidly in the lamina propria of small intestine। देखो, ऐसा नहीं है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया अगर मान लो गलती से किसी के मुंह में चला गया और उसका अगर एसिडिक कंडीशन स्टमक का अच्छा है, HCl का इन्वायरमेंट बढ़िया है, तो बैक्टीरिया मर भी सकता है वहां पर। बट उन लोगों में जिनमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हो जो लेस एसिडिक कंडीशन स्टमक का होता है, इसके बॉडी में ज्यादा HCl फॉर्म नहीं हो रहा, एक क्लोरहाइड्रिया, ये जो टर्म है देखो कहते हैं लेस HCl फॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लेस HCl फॉर्मेशन इन स्टमक। अगर आपके स्टमक में HCl कम बनेगा, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं बताओ? इसी को क्लोरहाइड्रिया का कंडीशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और ऐसे लोगों में टाइफाइड के बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई होने का चांसेस क्या होता है? ज्यादा होता है। या लोग जो लोग एंटा एसिड बहुत ज्यादा खाते हैं, ये तो एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड क्या होता है पता है? जैसे आप एसिडिटी को कम करने के लिए कुछ दवाइयां वगैरह खा लेते हैं, तो ऐसे लोगों में टाइफाइड के होने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा एसिडिटी हुआ कि हमने तुरंत एंटा एसिड खा लिया, तो ये अवॉइड करना चाहिए। देखो, HCl का स्टमक में रहना जरूरी होता है। अगर आप उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे तो आपका जो इम्यूनिटी का पार्ट है वो क्या होगा? उससे कमजोर होता है। इनो वगैरह बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये टीवी पे ऐड दिखाते हैं कि 6 सेकंड में एक्शन होता है, बट दैट्स नॉट बी अ कॉमन रेगुलर एक्शन कि जैसे मत मूड हुआ आपने इसको खा लिया, है ना? यानी आपके लिए देखिए, तो पहले तो स्टमक में आया, देखो अब स्टमक के बाद ये आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे आने के बाद याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये कहाँ पहुंचे? आपके ब्लड सर्कुलेशन में। देखो, ये आता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन के बाद ब्लड से होता हुआ
बैक्टीरिया थ्रू ब्लड, याद रखना, थ्रू ब्लड बैक्टीरिया infects other parts of the body। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पहले ये आपके स्टमक से थ्रू कहाँ पहुंचा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये ब्लड के थ्रू ये आपके दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है, इसका बैक्टीरिया जो होता है ना। बट इसका जो याद रखना है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, देखिए ये डिवाइड कहाँ करता है, ये देखिए लेमिना प्रोप्रिया, ये आपका म्यूकोसल लेयर होता है ना। लेमिना प्रोप्रिया आप जानते हैं ना, म्यूकोसा का लाइन होता है लेमिना प्रोप्रिया, ये एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकोसल लाइनिंग का बीच का पार्ट होता है, और यहीं पर ये बैक्टीरिया क्या बताओ मल्टीप्लाई करता है। अब देखो जिस आदमी को टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें जो आप जानते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं, देखो एक तो कहते हैं हाई एंट्रिक फीवर कहा जाता है, सिम्टम में हाई एंट्रिक फीवर कहता है। कॉन्टिन्यूअस हाई फीवर रहता है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, हाई एंट्रिक फीवर कहा जाता है। टाइफाइड का सबसे कॉमन ये सिम्टम है हाई फीवर का रहना। इसके अलावा देखो एब्डोमिनल पेन कहते हैं, क्रैम्पिंग भी आता है, वीकनेस रहता है, कॉन्टिन्यूअस हेडेक मिलेगा आपको, है ना। और ये याद रखिएगा एब्डोमिनल पेन है, हाई फीवर है, क्रैम्पिंग है, वीकनेस है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, भूख भी कम लगता है। और ये याद रखिएगा कि टाइफाइड में ये भी पॉसिबल है, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ तो मोस्ट जो फैटर कहते हैं there is term called इंटेस्टिनल परफोरेशन कहा जाता है। इंटेस्टिनल परफोरेशन, पोर्ट्स वगैरह गंदा हो जाते हैं इंटेस्टाइन के वॉल में। इंटेस्टिनल परफोरेशन कैटेगरी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। इंटेस्टिनल परफोरेशन इसको मोस्ट फैटल सिम्टम कहते हैं किसका, टाइफाइड का। याद रखना इसको, इंटेस्टिनल परफोरेशन इसको मोस्ट फैटल सिम्टम कहा जाता है, किसका बताओ, टाइफाइड का। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये सब अगर आपको ये सब चीजें जब हो रही हो तो आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डॉक्टर आपको सिंपल सा एक, ऐसा नहीं है अरे ये कैसे होगा, देखो कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में आएगा तो या तो वो बैक्टीरिया आपकी इम्यूनिटी से खत्म हो जाएगा या वो बैक्टीरिया आपको खत्म करेगा। एक पैरासाइट है, पैरासाइट अगर आपकी बॉडी में है तो वो पैरासाइट या तो आपको खत्म करेगा या आप पैरासाइट खत्म कीजिए। ऐसा नहीं कि टाइफाइड का बैक्टीरिया हमेशा रहता है। कितने ग्राम ब्लड सही माना जाता है, 5 लीटर ब्लड फीमेल्स में, क्या हर मेल फीमेल में 5 लीटर ब्लड माना जाता है, सही होता है, 5 से 5.5 लीटर ब्लड का वॉल्यूम होता है। चलिए यहाँ देखो, अब आप जानते हैं कि डॉक्टर कहता है विडाल टेस्ट के लिए, ये टाइफाइड का टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट कहता है इसको। और विडाल टेस्ट अगर आपका कंफर्म हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फिर डॉक्टर इसका दवाई देगा, जिस दवाई को जानने की जरूरत नहीं है आपको कि डॉक्टर दवाई क्या लिखता है टाइफाइड, बट आपको प्रॉपर हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत लाइट फूड इंटेक करना पड़ेगा आपको। हाँ देखो फिर मोनोसेप देते हैं, आई डोंट नो, मुझे डॉक्टर वाली बात याद नहीं है और ना ही मुझे टाइफाइड हुआ है कभी भी तक,
लेकिन आपको उस दवाई में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम याद रखिएगा विटारिक एसिड। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसको मेरी-मेलोन डिजीज क्यों कहते हैं? एक्चुअली मेरी-मेलोन को कहा जाता है, इसको टाइफॉइड कैरियर भी कहा जाता है। इस फीमेल को टाइफॉइड कैरियर का नाम भी दिया गया था। एंड शी वाज अ कुक, वो खाना बनाने का काम करती थी। और इस मेरी-मेलोन ने इसने टाइफॉइड को कई लोगों में स्प्रेड किया। हाँ, टाइफॉइड मैरी भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेरी-मेलोन ने, इसमें ये खुद ये बैक्टीरिया था, लेकिन इसका बॉडी काफी हद तक टाइफॉइड के इंफेक्शन से रेजिस्टेंट हो गया था। बैक्टीरिया इसके बॉडी में था, लेकिन इस फीमेल्स को इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। होता है आदमी अपना, कई लोग अपने इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं, बट इस फीमेल ने इस टाइफॉइड को कई लोगों में स्प्रेड किया। क्वेश्चन यहाँ पर किसने स्प्रेड कैसे किया? लाइक कोरोना नहीं। अच्छा, तुम्हें अच्छा बताओ, अगर मैं कहूं कि मेरी-मेलोन ने इस डिजीज को कई लोगों में स्प्रेड किया, तो क्या ये कोरोना की तरह से स्प्रेड हुआ था क्या? अच्छा बताओ, अगर कोई फूड के थ्रू स्प्रेड हुआ, तो ये कौन सा फूड बना रही थी? कुकिंग से। तो कुकिंग से अगर ये खाना बनाएगी, तो खाना में बैक्टीरिया कैसे चला जाएगा बताओ? हाँ, शेफ तो चलो वो ठीक है, बट उसकी बॉडी से ये बैक्टीरिया दूसरे के बॉडी में कैसे जाएगा बताओ? ब्लड से भी नहीं गया, चिकन से भी नहीं गया। तो देखो, फ्रूट फ्लाई फिंगर, देखिए टाइफॉइड फ्रूट से भी फैलता है, टाइफॉइड फिंगर से भी फैलता है, और टाइफॉइड फ्लाई से भी फैलता है। इन तीनों की वजह से टाइफॉइड का बीमारी हो सकता है। देखो, फ्रूट से भी, फिंगर से भी, और फ्लाई से भी, हाउस फ्लाई से भी टाइफॉइड का सिस्ट आपके खाने पे आ सकता है। जो फ्रूट आपने खाया, हो सकता है कुछ फ्रूट पे टाइफॉइड का बैक्टीरिया हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये फीकल मैटर भी है, एक आप कह सकते हैं जो फीकल मैटर होता है उसमें भी हो सकता है बैक्टीरिया। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फिंगर, अब क्वेश्चन यहाँ पर कि मेरी-मेलोन ने इस बीमारी को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाया, तो दूसरा कारण बता दूं मैं आपको कि अगर आपको टाइफॉइड है और अगर आप डिफिकेशन के बाद अगर आप अपने फिंगर को यूज कर रहे हैं, आप जानते हैं फिंगर का यूज किस लिए होता है, तो उस बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ पार्ट उस फीमेल के फिंगर के नेल्स में आया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? डिफिकेशन के बाद अगर उसने फिंगर को यूज किया है और फिंगर के अंदर वो जो बैक्टीरिया का पार्ट है, अगर उसने उसके फिंगर में गया और उस फिंगर से वो खाना बना रही है, तो क्या होगा? क्या होगा? उसके फिंगर से खाना दूसरे के फूड में जाएगा। सही बात है, और तभी इसका नाम दिया गया था मेरी-मेलोन डिजीज। समझ गए? हाँ, बिल्कुल समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है। और देखो, एक चीज याद रखना, एक और चीज, 4F, यस, देखो, फ्रूट, फिंगर, फ्लाई और फिकल मैटर। समझ में आ गया? और एक चीज याद रखिएगा कि जो नाखून, अच्छा मतलब नाखून को बड़ा रखने से मना किया था ना, कुछ बच्चे नाखून बड़ा रखते हैं और खाते रहते हैं उसको। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको भूख लगती है तो नाखून खाने लगते हैं, बड़े बड़े नाखून रखते हैं, खासकर कुछ लड़कियां तो रखती ही हैं, लड़के भी कुछ रखते हैं। हाँ, नेल्स कट करके रखना चाहिए, यस यू आर राइट। हाँ, डर्टी नेल्स। और देखो, कुछ लोगों की आदत होती है, वो हैबिट सा बन जाता है कि नाखून चबाते रहते हैं, नाखून खाते रहते हैं। हाँ, ये बैड हैबिट है, ऑब्वियस सी बात है, बैड तो है ही, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और नाखून बिल्कुल छोटा रखना चाहिए, बड़ा नाखून रखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। और इससे कोई आपका ब्यूटिफिकेशन नहीं हो जाता है कि नाखून बड़े रखेंगे आप तो आप लायन की तरह हो जाएंगे, आपको कार्निवोरस वाला कैरेक्टरिस्टिक आप में आ जाएगा, तो इसमें कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं होता। अब नेल पॉलिश लगाना है, तो नेल पॉलिश लगाने के लिए नेल को बड़ा करना जरूरी है क्या? हाँ, चलिए ठीक है।
तो याद रखना, दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ टाइफॉइड। अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा बीमारी, देखो ये मिटा दो इसको। हाँ चलो ठीक है चलो यहाँ देखो, इसको मिटा दो आप। ओके अब देखो निमोनिया। निमोनिया देखो, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिस बैक्टीरिया से होता है, एक तो एनसीईआरटी में नाम लिखा गया देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना। और एक नाम देखो लिखा गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये बैक्टीरिया के नाम है देखो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों बैक्टीरिया देखो, ये दोनों एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस। और ये याद रखिएगा कि निमोनिया जो होता है ये एक ड्रॉपलेट और फोमाइट इंफेक्शन है, लाइक कोरोना। यस, जैसे कोरोना का स्प्रेड जैसे होता है ना, इंटेस्टिनल परफोरेशन मैंने क्या बताया, ये सबसे ज्यादा डेंजरस फैटल सिम्टम है किसका बताओ, टाइफॉइड का। टाइफॉइड बीमारी होने के बाद जिन लोगों में, टाइफॉइड बीमारी होने के बाद जिन लोगों में ये सिम्टम आ गया, किसका बताओ। अरे फॉर्माइट बताया था, फोमाइट इन्फेक्शन, हाउस होल्ड आर्टिकल, हाउस होल्ड आर्टिकल्स के जो थ्रू कैरी होता है, थ्रू हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फोमाइट इन्फेक्शन। हाँ जी, जैसे दरवाजे का हैंडल होता है ना, लोग नाक साफ करते हैं ऐसे और ऐसे चिपका देते हैं कहीं भी, और फिर आपने टच किया उसको, आपके बॉडी में पहुंच जाएगा वो। क्यों कोरोना में कहा जाता है कि आपको तुरंत हाथ साफ करना चाहिए, कोई भी चीज आप ना छुएं, कि जिस आदमी के नाक से इंफेक्शन, मान लो इंफेक्शन है और वो अपने चीज को कहीं पोंछ देता है, तो ऑब्वियसली बात आपकी बॉडी में आ सकता है। अभी बता रहा हूँ, अरे इंटेस्टिनल परफोरेशन का सिम्टम हैप्पी बर्थडे होता है, अरे वो सीवियर सिम्टम है। टाइफॉइड जब बहुत एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाएगा तो इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है, और परफोरेशन होने के बाद टाइफॉइड के पेशेंट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डेथ होता है उसके बाद। समझ में आ गया? सिंपली इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, छेद, पोर्स मतलब छेद होता है भाई, इंटेस्टिनल परफोरेशन। यस, समझ में आ गया? अब चलो डॉक्टर ज्यादा मत बनो, यहाँ देखो, तो ये स्नीजिंग से आता है, ये कफिंग से फैलता है, ये इन्फेक्टेड चीजों को छूने से फैल सकता है निमोनिया। और याद रखना, निमोनिया में ये चीज याद रखिएगा, इसमें जो आपका जो हमारा एल्वेलाई होता है, देखो इसमें फ्लूइड एक्टिवेट कर जाता है, फ्लूइड फील्ड एल्वेलाई, और इसके अंदर फिर देखो आपके एल्वेलाई में न्यूट्रोफिल्स भी पहुंच जाते हैं, आरबीसी वगैरह भी जमा हो जाता है आपके एल्वेलाई के अंदर। तो जिस एल्वेलाई में एयर आना चाहिए था वो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है वहां पर, और इन्फेक्शन को रोकने के लिए वहां पर न्यूट्रोफिल्स वगैरह जमा होते हैं। तो ये सब आपके कंडीशंस को और सीवियर बना देता है। तो निमोनिया में जो कहा जाता है कि जो मेन प्रॉब्लम है लोअर लंग्स का इन्फेक्शन है। यस, आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो लंग्स तक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लंग्स में जो जगह है वो ऑक्यूपाइड कैसे हो गया, जो आपकी एफिशिएंसी है वो घट जाएगी ब्रीदिंग की। और इसमें देखो क्या क्या होता है, लोअर लंग्स का इन्फेक्शन है ये,
लोअर लंग्स इज हाईली इन्फेक्टेड। और ये याद रखिएगा, इसमें लिखा जाता है, देखो सिम्टम में क्या होता है, CCCMS। देखो चिलिंग कहते हैं, हाई मतलब ठंड से आता है, देखो चेस्ट पेन होता है काफी ज्यादा, क्रैम्पिंग भी होता है, फीवर रहता है, देखो ठंड सी लगती है। म्यूकॉइड स्पुटम कहता है, म्यूकस में स्पुटम बनता है, आपके बलगम जो बनता है ना उसमें काफी ज्यादा म्यूकस होता है, थोड़ा सा ग्रेज कलर का स्पुटम बनता है इसमें। देखो मैं कह रहा हूं कि सिम्टम्स क्या क्या है इसके। चिलिंग, ठंड आती है बुखार के साथ, चेस्ट पेन होता है, एक सी का मतलब क्रैम्पिंग होता है, म्यूकॉइड स्पुटम बनता है इसमें, और देखो स्पाज्म भी होता है। स्पाज्म कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पाज्म कहा जाता है। तो ये तो लंग्स का इंफेक्शन हो गया है, हमारा लंग्स का पार्ट, लोअर लंग्स इंफेक्टेड है, एल्वेलाई में फ्लूइड जमा हो गया है, और इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो है ही आपको, इसके अलावा और जो सिम्टम्स आ रहे हैं, देखो चिलिंग है, हाई फीवर है, चेस्ट पेन है, क्रैम्पिंग है, म्यूकॉइड स्पुटम कहा जाता है, स्पुटम बलगम काफी ज्यादा बनता है इसमें, और स्पाज्म होता है, रेस्पिरेटरी मसल से कॉन्ट्रैक्शन भी होते रहता है, क्रैम्पिंग यार, क्रैम्पिंग के ऐसे जो खिंचाव से रहता आता है। और देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर सीवियर इन्फेक्शन होगा ड्यूरिंग सीवियर इन्फेक्शन, nails and lips color become gray to bluish, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये जो आपका पूरा ये आपके बुक में लिखा हुआ है, अगर सीवियर इन्फेक्शन हुआ, स्पाज्म इज कॉल्ड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्पाज्म कहते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स में स्पाज्म होता है, ठीक है, सीवियर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, उसको स्पाज्म कहा जाता है। और मैंने कहा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सीवियर इन्फेक्शन अगर होगा तो नेल्स और जो लिप्स कलर है आपका वो ग्रे से क्या होता है बताओ, ब्लूइश हो जाता है। म्यूकॉइड स्पुटम, अरे बलगम, म्यूकस रिच, जो आपका जो कफिंग होता है ना, कफिंग कफिंग भी होता है, देखो इसमें विद बल्क ऑफ म्यूकस। देखो एक ड्राई खांसी होता है जिसमें बलगम नहीं बनता, जैसे कोरोना के सिम्टम में लिखा जाता है, कोरोना के सिम्टम में बताया जाता है कि हाँ गीली खांसी मतलब आपकी कफिंग काफी ज्यादा है, आपके बलगम से म्यूकस का पार्ट काफी ज्यादा बाहर आता है, पस नहीं कहते इसको, पस नहीं होता, ये म्यूकस का पार्ट होता है। जैसे कोरोना के सिम्टम में क्या बताते हैं कि ड्राई कफ होता है, खांसी आपको ड्राई वाली होगी, इसमें ड्राई वाली खांसी नहीं होती, इसमें आपका म्यूकस वाला खांसी आएगा। समझ में आ गया? और देखो ये लिखा हुआ है कि सीवियर इन्फेक्शन अगर होगा तो नेल्स और जो लिप्स कलर है वो ग्रे से क्या होता है बताओ, ब्लू हो जाता है। अब देखो ब्लू होने का मतलब, अब किसी ने ब्लू लिपस्टिक लगाया हुआ है अपने लिप्स पे, इसका मतलब ये नहीं कि उसको निमोनिया हो गया। होता है कई तरह के लिपस्टिक्स आते हैं, तो किसी ने अगर ब्लू लिपस्टिक लगाया हुआ है इसका मतलब ये नहीं बोले कि तुम्हें निमोनिया हो गया, तुम्हारा लिप्स ब्लू लग रहा है। यस ऑब्वियस सी बात है, किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो देखो नेजल रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्मेल वगैरह भी आपका चेंज करता है। अच्छा ब्लू कलर की लिपस्टिक इज नॉट कॉमन, वेरी गुड, अब मुझे आइडिया नहीं है तो नो कमेंट।
अब ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये मेरा लाइन नहीं है, इट्स द लाइन ऑफ एनसीईआरटी कि ड्यूरिंग द सीवियर इन्फेक्शन द लिप्स कलर, देखो अभी जो नॉर्मल कलर है आपका, जो भी कलर है आपका, वो कलर पहले ग्रे में कन्वर्ट होगा और ग्रे से फिर वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा गया है। रेड या पिंक, इनिशियली मान लो रेड या पिंक है, रेड या पिंक से पहले ये ग्रे कलर का होगा और ग्रे से फिर क्या होता है, ब्लूइश हो जाता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने बता दिया आपको कि if a question is asked by examining a body we find that निमोनिया। समझ में आ गया बच्चों? बाय द वे निमोनिया वगैरह का वैक्सीन वगैरह हैं, बट निमोनिया वगैरह के वैक्सीन इतने इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार निमोनिया का वैक्सीन दे दिया गया तो आपको प्रोलॉन्ग स्टेबिलिटी मिलेगा। तो निमोनिया का वैक्सीन, हाँ प्रिवेंटिव वैक्सीन हैं, निमोनिया के वैक्सीन हैं, लेकिन वो परमानेंट वैक्सीन नहीं होते। टेम्परेरी वैक्सीन आर देयर जो कुछ समय तक आपको रिलीफ देगा, बट परमानेंट वैक्सीन, इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है कि एक बार वैक्सीन दे दिया गया तो लाइफ लॉन्ग आपको वैसे ही। आजकल के बच्चों को न्यू बॉर्न को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, थोड़े इफेक्टिव वैक्सीन हैं, लेकिन जो पहले के निमोनिया के वैक्सीन थे वो एक टेम्परेरी वैक्सीन की तरह वर्क कर रहा था। बट धीरे धीरे अब वैक्सीन का पार्ट ज्यादा अच्छा डेवलप हो रहा है, बट ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। यस हो सकता है, देखो यही तो कह रहे हैं लोग कि कोरोना का वैक्सीन अगर बन भी गया तो वो किस हद तक इफेक्टिव होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कोरोना का वैक्सीन अगर बन भी जाएगा तो वो कितना इफेक्टिव होगा गॉड नोज, और पता नहीं कब ये कोरोना का महामारी खत्म होने जा रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगले साल मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है। तो लेट्स होप फॉर गुड, बट एनी हाउ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आपका अबाउट द पार्ट ऑफ निमोनिया। मिटाओ इसको। अब देखो, जैसे मैंने एक नाम बताया था आपको, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस और पर्ट्यूसिस। ये भी तीनों लंग्स का एक प्रॉब्लम है, तीनों बैक्टीरिया से होता है। अब नाम जानते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही कहता है। ट्यूबरकुलोसिस जानते हैं आप, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुली कहा जाता है। और पर्ट्यूसिस को आप जानते हैं, बैक्टीरिया का नाम बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। पर्ट्यूसिस इसको ओपिन कप भी कहा जाता है। ये सब आपके लंग्स के इन्फेक्शन हैं, लोअर ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया को छोड़कर बैक्टीरिया अपर ट्रैक का होता है, ये दोनों लोअर ट्रैक का होता है। ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन हैं, बीसीटी के नाम से वैक्सीन आता है इसका। इफेक्टिव वैक्सीन है। पर्ट्यूसिस का वैक्सीन भी आता है, जो डीपीटी में आप पी देखते हो, ये पर्ट्यूसिस का वैक्सीन होता है। अरे निमोनिया में नहीं है, ये तो दूसरा हो गया ना, अलग अदर बैक्टीरिया बता रहा हूं आपको, अदर बैक्टीरिया। डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस, इन तीनों से भी लंग्स का इंफेक्शन होता है, वो बता रहा हूं मैं आपको।
ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया ये होता है। डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई कहते हैं और ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली कहा जाता है और पर्ट्यूसिस के बैक्टीरिया का नाम पॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें कि ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन बीसीजी के नाम से आते हैं। जो डीपीटी का वैक्सीन होता है उसमें डी डिप्थीरिया के लिए होता है, जो पी है वो पर्ट्यूसिस के लिए होता है और ये जो टी है ये टेटनस के लिए होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद weight loss, night sweating, chest pain और क्या था इसमें, excessive fatigue, अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये क्या हो सकता है? इस तरह के अगर सिम्टम बताए गए हो, यस यू आर वेरी मच राइट, ये इसका जो सिम्टम है ये इसके लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग, चेस्ट पेन, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। और याद रखना ट्यूबरकुलोसिस वगैरह जो होता है ये काफी ज्यादा इसमें स्प्रेडिंग काफी फास्ट होता है, इसमें ये ए टू बी बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है और ये प्रोलॉन्ग डिजीज होता है। अगर एक बार ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का सिम्टम अगर आपके, क्योंकि और देखो केवल ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में नहीं होता, ये दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है। इवन कहा जाता है कि लिम्फोइडल ग्लैंड्स में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकते हैं, लिम्फ के जैसे टॉन्सिल्स वगैरह का ट्यूबरकुलोसिस होता है, टॉन्सिल्स में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। देखो यस दैट्स हैपन, टॉन्सिल्स में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है और इसका 6 से 9 महीने का पूरा ट्रीटमेंट है। याद रखना, आपने एक टर्म सुना हुआ डॉट, डॉट जानते हैं क्या होता है? DOT, इसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है और 6 से 9 महीने का इसका ट्रीटमेंट है। अगर बीच में आपने दवाई छोड़ दी इसकी तो वापस आपको पूरा रिपीट करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते उसको। हाई प्रोटीन डाइट किया जाता है ऐसे लोगों को जिनको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, उनको बहुत ज्यादा डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सिम्टम्स रिलैप्स कर जाते हैं और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ नाम याद रखिएगा, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड पर्ट्यूसिस। इसको ये भी काफी कॉमन प्रॉब्लम था पर्ट्यूसिस वगैरह में और ये काफी ज्यादा पहले डेथ होता था इससे, लेकिन अब चीजें ठीक है, अब वैक्सीन आ चुका है तो सेफ्टी है। आगे देखो अब, जैसे मैंने कहा टेटनस के बारे में देखिए। टेटनस ये काफी खतरनाक बैक्टीरिया है और जानते हैं कि जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, टेटनस। और याद रखना ये जो टेटेनी होता है इट सीक्रेट न्यूरोटॉक्सिन। टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है ये इसके बैक्टीरिया की बॉडी से
बेटा अभी बाद में डिस्कस करना है सब, अभी नीट वगैरह कहाँ से आ गया? लेट्स सी हियर, ये सिक्रीट करता है न्यूरोटॉक्सिन, ये जो बैक्टीरिया होता है इट सिक्रीट न्यूरोटॉक्सिन, एंड दिस न्यूरोटॉक्सिन creates a spark in respiratory and chest muscle, respiratory and jaw muscles कहा जाता है, and jaw muscle, और इसकी वजह से क्या, देखो jaw muscles में अगर स्पार्क होगा, it results in locked jaw, it results in locked jaw, और locked jaw जो होता है देखो ये रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर है और इसकी वजह से डेथ होता है। टेटनस याद रखना, इसको जो इसका हॉर्स वगैरह होता है, हॉर्स को रिजर्वायर कहते हैं टेटनस का, रिजर्वायर ऑफ टेटनस कहा जाता है। देखो हॉर्स के फिकल मैटर से बहुत ज्यादा हो सकता है कि हॉर्स के फिकल मैटर में टेटनस का बैक्टीरिया वगैरह, अरे पर्ट्यूसिस नाम है, इसी को ओपिंग ड्रग कहते हैं, इसे समझाना क्या है, बैक्टीरिया का नाम याद रखो, पॉलीडेरा पर्ट्यूसिस कहते हैं, इससे भी लोअर लंग्स का इंफेक्शन होता है और इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफी ज्यादा है जिससे बच्चों का डेथ होता है। बट अब वैक्सीन अवेलेबल है जिसमें ये टी पर्ट्यूसिस का ही वैक्सीन होता है। ये सभी लंग्स के इंफेक्शन है, डिप्थीरिया अपर लंग्स में होता है, ये सब लोअर लंग्स में होता है। ठीक है, नाम याद रखो, सिम्टम वगैरह नहीं पूछा जा रहा आपसे, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ज्यादा रिसर्च मत कीजिए। तो देखो टेटनस में कहते हैं जो हॉर्स होता है वो टेटनस के बैक्टीरिया का रिजर्वायर होता है। ठीक है, और जिस जगह पर हॉर्स का फिकल मैटर वगैरह ज्यादा अवेलेबल हो, क्योंकि हॉर्स का फिकल मैटर ये सूखने के बाद बहुत लाइट हो जाता है और ये बहुत दूर तक स्प्रेड करता है फिर, और इसके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये 60 इयर्स तक भी, 60 साल तक भी इसके बैक्टीरिया सॉइल में जिंदा रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वैष्णो देवी वाले में पार्ट में मिलेगा, वैसा होता है, बिल्कुल होता है। तो टेटनस का बैक्टीरिया जो होता है ये 60 इयर्स तक लिविंग स्टेज में रहते हैं सॉइल के अंदर भी। इसका जो सिस्ट वॉल होता है टेटनस का, देखो टेटनस के बैक्टीरिया का जो सिस्ट वॉल होता है ये काफी रेजिस्टेंट होता है। 60 इयर्स तक, 60 साल तक ये बैक्टीरिया लाइव कंडीशन में रहता है सॉइल में, और खासकर जब जो रस्टेड चीजें हों, जैसे अगर लोहे का जो रस्टेड जहां जंग लग जाता है, इन जगहों पे अगर कहीं आपका इंजरी हुआ है और ब्लड का कांटेक्ट अगर उससे हुआ तो आपके बॉडी में टेटनस के बैक्टीरिया के आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, और टेटनस होने के बाद कंडीशन बड़ा भयावह हो जाएगा। टेटनस ना हो उसके लिए तुरंत आप जाते हैं और आप क्या लेते हैं बताओ, क्या लेते हैं? ATS, एंटी टेटनस सीरम, है ना, बिल्कुल सही बात है। तुरंत आपको दिया जाता है एंटी टेटनस सीरम, क्योंकि टेटनस का बैक्टीरिया अगर टेटनस अगर हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं जब आप कभी रोड पे गिर गए, आप मान लो एक्सीडेंटल केस होता है, कहीं कट लग गया, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या देगा बताओ? एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन, क्योंकि टेटनस होने के बाद बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बिना किसी डर का आप जाइए, तुरंत पहले आप एंटी टेटनस सीरम जरूर लीजिए। अगर आपका इंजरी हुआ है, रोड पे गिर गए हैं आप, या लोहे के रस्टेड चीज से, जंग लगी हुई चीज से ब्लीडिंग हुआ है आपकी बॉडी में, टेटनस जानलेवा हो सकता है अगर आपने इस इंजेक्शन को लेने में टाइम लगाया। और तो हर आदमी को, हर बच्चे को ये वैक्सीन दिया जाता है, DPT, टी टेटनस के लिए होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यस होते हैं, पैरालिसिस सिम्टम भी आ सकते हैं,
और ये जो टी लिखा हुआ है, टी फॉर टेटनस ही तो है। हर आदमी को वैक्सीन दिया जाता है बचपन में, लेकिन उसके बावजूद भी टेटनस का बैक्टीरिया इतना ज्यादा खतरनाक है कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, एक तुरंत बूस्टर डोज, मतलब बूस्टर डोज कहा जाता है, तुरंत आप एडिशनल डोज लीजिए ताकि आप सेफ हो जाए। टेटनस का देखो कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं, टेटनस का कोई टेस्ट नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपका ये जॉ है ना, ये जॉ चिपक जाएगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे। एक तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप निजल सिस्टम से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, आपका रेस्पिरेटरी मसल्स भी ब्लॉक हो चुका है और आपका जॉ भी जाम हो जाता है, ये नीचे ही नहीं आएगा, तो आप मुंह से भी सांस नहीं ले पाएंगे और ब्रीदिंग फेलियर होता है। आप अब जब जॉ लॉक ही हो गया तो बोल कैसे पाओगे? समझ में आ रहा है? तो रेस्पिरेटरी फेलियर है फाइनली, एंड दिस रिजल्ट्स इन डेथ। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा रिगार्डिंग, और ये याद रखा ये न्यूरोटॉक्सिन होता है बैक्टीरिया रिलीजेस। क्या बताओ क्वेश्चन ये कई मैंने देखा है पहले एग्जाम में कि टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है ये क्या रिलीज करता है, इसे न्यूरोटॉक्सिन कहता है। क्या बताओ? ये न्यूरोटॉक्सिन, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होते हैं बताओ, ब्लॉक कर जाता है। एटीएस नाम है, देखो एंटी टेटनस सीरम इंजेक्शन का नाम है। इंजेक्शन को कहते हैं ना, इंजेक्शन का नाम बताओ क्या होता है? इसको कहते हैं एंटी टेटनस सीरम, जो इंजेक्शन लगाया जाता है आपकी बॉडी में। समझ में आ गया जो? हाँ बिल्कुल सही बात है। टेटनस वो एक्चुअली ना वो टेटनस टॉक्सॉइड कहते हैं, टेटनस टॉक्सॉइड। टीटी का मतलब देखो, देखो यहाँ पर टीटी लिखा होता है ना, इसका मतलब यहाँ क्या बताओ, इसे कहते हैं टेटनस टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड एक तरह का वैक्सीन होता है, ये एक तरह का वैक्सीन है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखो इसमें एक बीमारी है कॉलरा। कॉलरा जो विब्रियो कॉलेरियाई से होता है। ये एक, इसमें कहते हैं एक्यूट डायरियल सिम्टम होता है। क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा होता है। सॉल्ट एंड वाटर लॉस, एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर लॉस कहते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर लॉस। और एनीरिया हो जाता है। एनीरिया मतलब यूरिन का बनना बंद हो जाएगा। नो यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन बनेगा कहां से? जब बॉडी से आप वॉमिटिंग से वाटर निकाल रहे हैं, लूज मोशन हो रहा है, एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूरिन कैसे बनेगा। और बहुत जल्दी देखो 3 to 6 आवर्स इसका आईपी होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहता है। खाना जैसे आपने खाया और कॉलरा फैलता कैसे बताओ आपको बताइए? स्प्रेड थ्रू contaminated food and water। ठीक है, तो सलाइन वाटर का ड्रिप दिया जाता है। सलाइन वाटर आप जानते हैं, या फिर आपको ओआरएस दिया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। नमक और चीनी का जो सॉल्यूशन होता है कॉन्टिन्यूस बच्चे को दिया जाता है पीने के लिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। जीवन रक्षक घोल,
बिल्कुल सही बात है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये देखो, ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इंडिया में आज भी कहते हैं कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से डेथ काफी ज्यादा है। उसमें मेन कारण कॉलरा का होता है, कॉलरा। क्योंकि थोड़ा सा बहुत फास्ट एक्यूट सिम्टम आते हैं इसमें, और लोगों को पता नहीं चलता क्या करना है। पानी पीने की इच्छा होती है, पानी प्रॉपर, केवल पानी पिला देंगे तो दिक्कत है। वाटर में नमक और चीनी का सॉल्यूशन देके बच्चों को देना चाहिए, बट बहुत जल्दी इसमें वॉमिटिंग वाला सेंस आता है। देखो, एनीरिया मतलब यूरिन बनना बंद हो जाएगा, नो यूरिन फॉर्मेशन, और आपकी बॉडी को सेलाइन ड्रिप दिया जाता है बार बार, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल, जब तक आपको वापस यूरिन वाला सेंस ना बने। नेचुरल जब आपको टेंडेंसी बनेगी यूरिनेशन का, तब ड्रिप हटाते हैं, नहीं तो 5-6 बॉटल तक भी ड्रिप चढ़ा दिया जाता है। एंड आई वाज द विक्टिम ऑफ दैट cholera when I was in 7th 8th class. I know the condition of cholera. It happens, you know, in 6-7 बजे शाम को उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए थे, और रात कहीं जा नहीं पाए, वैसे पानी वगैरह कुछ देता बॉडी को मिलता रहा। अर्ली इन द मॉर्निंग आई शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, एंड देयर डॉक्टर ने इतना ही कहा था, अगर आप 10 मिनट लेट करते तो हैप्पी बर्थडे कंफर्म था। पूरे बॉडी को ऐसे क्रैम्प हो गया था। 2 डॉक्टर्स मिलकर बॉडी को स्ट्रेच किया पहले, और उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया, और 5-6 बॉटल सलाइन का, 6-7, मतलब शाम को 6 बजे तक, अर्ली इन द मॉर्निंग 7-8 बजे मैं शिफ्ट हुआ था हॉस्पिटल में, और शाम की 6 बजे तक वो ड्रिप चलता रहा बॉडी में। और 6 बजे के बाद यूरिन वाली फीलिंग अगर आई तो डॉक्टर ने ड्रिप हटाया था वहां से। और उसके पहले क्या हुआ था बताइए, खाना मैंने क्या खाया होगा। तो मैं भी ऐसे ही बाहर के कुछ फूड मैंने इंटेक किया था, और वो कुछ वही गोलगप्पे टाइप कुछ चीज था। तो ये मैं जानता हूँ, तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको बाहर का खाना। ठीक है, चलिए, तो ये था कॉलरा के बारे में। इसके बाद देखो, लिख लिया आप लोगों ने ये? ठीक है। अब देखो, लेप्रोसी, माइको बैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी एक कॉन्टेजियस डिजीज कहा जाता है, कॉन्टेजियस डिजीज कहता है। लेप्रोसी को हैंसेन डिजीज भी कहा जाता है। कॉन्टेजियस मतलब होता है कि छुआछूत बीमारी से कहते हैं, छुआछूत बीमारी से कहते हैं। लेप्रोसी के पेशेंट को साथ में नहीं रखा जाता, इनका अलग इन्हें रखा जाता है, इन्हें शहर के बाहर किसी प्लेस पे रखा जाता है। इनको घर में जगह नहीं देते, इनकी अपनी कॉलोनी होती है। बिल्कुल, फरीदाबाद में काफी बड़ा एक कॉलोनी है जहां लेप्रोसी के पेशेंट रहते हैं। और आपने कभी देखा भी होगा कि ये लोग क्या होते हैं, इनको एक लकड़ी पे कैरी करते हैं, एक आदमी के हाथ में पट्टियां बंधी होती हैं, दूसरा इसको कैरी करता रहता है, और हाथ में पट्टियां लगी रहती हैं। क्या होता है, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि धीरे धीरे आपकी जो फिंगर्स वगैरह है ना, लिम्स वगैरह गायब हो जाते हैं, डिजनरेशन होने लगता है, और व्हाइट व्हाइट पैचेस बनने लगेंगे स्किन के ऊपर। और नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है इसमें, न्यूरल प्रॉब्लम भी आता है। और लेप्रोसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर, लेप्रोसी का कोई वैक्सीन नहीं है प्रॉपर। और पहले तो इतना हद तक लोगों को डर होता था लेप्रोसी वगैरह के लिए, कि जो लोग लेप्रोसी के पेशेंट होते थे गांव वगैरह में, उनके गले में घंटी बांध दी जाती थी कि जैसे वो जिस रास्ते से गुजरे तो रास्ता खाली हो जाए। तो लेप्रोसी का कोई वैक्सीन नहीं है, इसे याद रखना। लॉस ऑफ, आप कह सकते हैं, या डिजनरेशन क्या है,
degeneration of limbs and toes. White patches over skin. पिगमेंटेशन का लॉस हो जाता है, हाइपो पिगमेंटेशन कहते हैं, हाइपो पिगमेंटेशन वर्ड यूज किया जाता है। व्हाइट पैचेस बनने लगता है, लॉस ऑफ न्यूरल सेंसिटिविटी कहते हैं ओवर स्किन। स्किन वगैरह पे अगर आप कुछ चूटी वगैरह भी काटेंगे ना, समझ में नहीं आएगा आपको। एक तरह का ये न्यूरल सेंसेशन भी लॉस होने लगता है ना। बट याद रखिएगा, लेप्रोसी का कोई वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन जिस आदमी को बीसीजी का वैक्सीन पड़ जाता है, बीसीजी वैक्सीन also provide secondary immunity against leprosy. जिस आदमी को बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, उसी आदमी को इसके लिए भी वैक्सीनेशन टेम्पररी, मतलब सेकेंडरी इम्यूनिटी कहते हैं इसको, क्योंकि लेप्रोसी का अपना कोई वैक्सीन नहीं है। लेप्रोसी का बैक्टीरिया वही होता है जो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस का होता है, जीनस तो वही है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली कहा जाता है, तो सेम जीनस का बैक्टीरिया होता है। तो एक के वैक्सीन देने के बाद आपको सेकेंडरी इम्यूनिटी दूसरे का भी मिल जाता है। याद रखना, लेप्रोसी लाइलाज है, लंबा प्रोलॉन्ग क्रोनिक प्रॉब्लम है। लेप्रोसी एक क्रोनिक डिजीज कहता है, इसे क्रोनिक डिजीज कहा जाता है, बहुत लंबे समय तक ये परसिस्ट करता है और खत्म नहीं होता है। It cannot be cured completely, and to prevent infection, such people are kept isolated out the city, मतलब सिटी के बाहर ही रखते हैं इसको, और वो भीख वगैरह मांगते होंगे, देखो कभी आपने, लकड़ी के ऊपर बैठे रहते हैं और हाथ में पट्टियां बंधी रहती हैं। तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पस अगर आपके स्किन पे चला गया और कहीं पे आपका कट है, तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया आ सकता है। तो जस्ट टेक प्रिकॉशन, लेप्रोसी के पेशेंट के साथ कांटेक्ट में, और ये प्रोलॉन्ग कांटेक्ट, छूने से ऐसा नहीं हो जाएगा। लेप्रोसी कहते हैं स्प्रेड थ्रू प्रोलॉन्ग कांटेक्ट कहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद infected person. तो याद रखिएगा, that is about the leprosy. हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा लेप्रोसी के बारे में। ये जैसे ये हैंडसेन डिजीज, ये सब नाम याद रखना आपको। ठीक है, तो ये था अबाउट लेप्रोसी। इसके अलावा एक बैक्टीरिया का डिजीज और बता दूंगा आपको, फिर खत्म नहीं हो जाएगा बैक्टीरिया वाला पूरा पार्ट। लिख लिया आपने? प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक, बहुत दिनों तक अगर आप कांटेक्ट में हैं तो होता है बीमारी। तुरंत ऐसे किसी को लेप्रोसी है उसको टच करने से नहीं हो जाएगा। आप बिल्कुल जाकर उसे चिपक ही गए एकदम और छोड़ ही नहीं रहे उसको, नहीं तुम्हें क्या हो गया है, आप सिंपैथी दे रहे हैं उसको, तो लंबे समय तक कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको ये हो सकता है, केवल छूने से नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए, तो दैट इज अबाउट लेप्रोसी। और देखो प्लेग, प्लेग आप जानते हैं
इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। बैक्टीरिया का नाम यर्सीनिया पेस्टिस। और ये याद रखना 100% फैटल डिजीज होता है। हंड्रेड परसेंट फैटल डिजीज कहते हैं, मतलब मरना तय है। अगर प्लेग हो गया, प्लेग का अगर बैक्टीरिया बॉडी में आ गया तो हैप्पी बर्थडे कंफर्म है। 100% फैटल कहा जाता है। और याद रखना प्लेग में होता क्या, देखो जो चूहा होता है, जो रैट होता है ना, रैट के बॉडी का देखो एक पैरासाइट है, ये देखो रैट फ्ली कहता है इसको। इसका नाम है जिनोप्सियला चियोप्सिस। ये रैट फ्ली का नाम है। और इस रैट फ्ली के अंदर आपको मिलेगा ये देखो बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये एंडो पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट ऑफ रैट फ्ली। देखो इसमें 3 किरदार हैं, एक्चुअली 3 इसमें किरदार आते हैं। करके देखो, तो चूहा है, ये रैट फ्ली इस चूहे का क्या बताओ एक्टोपैरासाइट। दिस रैट फ्ली इज द एक्टोपैरासाइट ऑफ रैट एंड दिस बैक्टीरिया इज द एंडोपैरासाइट ऑफ रैट फ्ली। ये याद रखना, ये क्वेश्चन ये कहीं मैंने देखा है, पूछा भी हुआ है कि जिनोप्सियला चियोप्सिस क्या है। तो जिनोप्सियला चियोप्सिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रैट फ्ली। रैट फ्ली इज द ectoparasite of rat and this bacteria is the endoparasite of rat। और अगर मान लो ये जो रैट फ्ली है अगर ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करे तो ह्यूमन का डेथ 100% है विद इन 72 आवर्स। देखो मैंने क्या कहा कि ये जो रैट फ्ली है, ये जो रैट फ्ली है, अगर ये रैट फ्ली आपके बॉडी में आ जाए, आपको बाइट करे, ये ह्यूमंस पे आ गए देखो ये, तो 72 घंटे के अंदर आदमी का हैप्पी बर्थडे होगा विद इन 72 आवर्स। डेथ इज 100%। समझ में आ रहा है? और ये पूरा मतलब स्किन का कलर ब्लैक होने लगता है, तब इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। एक्चुअली कोई दवाई नहीं है इसकी, कोई वैक्सीनेशन नहीं है इसका। तो जिस जगह पर चूहा वगैरह बहुत ज्यादा हो, ऐसे जगह पर इसके, अब देखो सिम्टम्स क्या है, प्लेग का सिम्टम कुछ नहीं है, मरना है। मान लो बुबोज बनता है, टर्म यूज करते हैं, बुबोज फॉर्मेशन कहते हैं, बुबोज फॉर्मेशन होता है। लंप्स, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड कहा जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ lymph nodes in armpit area, groin area में, armpit area में lymph nodes में इन्फ्लामेशन आता है। हाँ लेकिन देखो चूहा अगर बहुत ज्यादा किसी जगह पे रह रहा हो और चूहे में मान लो काफी ज्यादा, अगर आप देखिए किसी जगह पर चूहे का बहुत ज्यादा डेथ हो रहा हो, बेवजह आपने मारा नहीं, अपने आप मर रहा है, तो ये कारण हो सकता है कि उस चूहे की पॉपुलेशन में वहां पर इस रैट फ्ली का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि रैट फ्ली के अंदर ये बैक्टीरिया होता है। और रैट फ्ली एक एक्टोपैरासाइट है रैट का, और रैट अगर मर गया तो रैट फ्ली अपने होस्ट को चेंज करता है। याद रखना पैरासाइट कभी भी डेड होस्ट पे नहीं रहता। तो अगर चूहा मर चुका है तो चूहा के बॉडी से वो रैट फ्ली बाहर आएगा और वो ह्यूमंस को फिर बाइट करेगा। तो चूहे का बहुत ज्यादा मास नंबर में डेथ होना ये
एक इंडिकेशन है प्लेग के फैलने का। और बता दो कि 14 आर्मपिट मींस, अरे आर्मपिट ये वाला एरिया, ये वाला जहां पे आप डिओड्रेंट यूज करते हैं, ठीक है। और 14th सेंचुरी में कहा जाता है यूरोप का पूरा पॉपुलेशन आधा हो गया था। जानते हैं चीज आप? प्लेग इतना ज्यादा बड़े मास लेवल पे फैला था कि प्लेग की वजह से यूरोपियन पॉपुलेशन आधा हो गया था। बुबोनिक प्लेग, यस, नाम प्लेग कई तरह का होता है। बुबोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग होता है, सेप्टिसेमिक प्लेग होता है ना, कई तरह के प्लेग होते हैं। बुबोस कहते हैं, बुबोनिक प्लेग कहा जाता है। लंग्स में इंफेक्शन होता है, निमोनिक प्लेग भी होता है। लंग्स में इंफेक्शन होता है, उसको निमोनिक प्लेग कहते हैं। सेप्टिसेमिक होता है, ब्लड में भी इंफेक्शन होता है, सेप्टिसेमिक कहा जाता है। बुबोनिक प्लेग भी होता है जिसमें लम्स बन जाते हैं। तो एक्चुअली प्लेग के टाइप होते हैं, बुबोनिक, निमोनिक, सेप्टिसेमिक। सब में सबसे खतरनाक सेप्टिसेमिक होता है, बहुत जल्दी डेथ होता है इसका। तो प्लेग वैसे पिछले 50-60 साल से, बिल्कुल सही बात है, 50-60 साल से ये बहुत बड़े स्केल पे कहीं स्प्रेड नहीं हुआ, बट प्लेग अभी भी ऐसा नहीं खत्म हो गया है। ये बैक्टीरिया जिंदा है, कहीं ना कहीं है, लेकिन ये स्प्रेड नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है। एंड दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरियल डिजीज। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वायरसेस और फंजाई की डिजीज के बारे में, फिर हम इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीक में, आने वाले वीक में खत्म हो जाएगा आपका ये डिजीज वाला पार्ट, फिर इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म बच गया, अरे कुछ नहीं करना। बॉटुलिज्म के बारे में याद रखना, बॉटुलिज्म भी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट करता है। ये बैक्टीरिया जो होता है, बॉटुलिज्म का जो बैक्टीरिया होता है ना, ये भी इन्फेक्टेड फूड के खाने से होता है। बोtulism also secrete neurotoxin, और इसकी वजह से भी सीवियर डायरियल सिम्टम्स आते हैं। फूड से इन्फेक्शन होता है बोtulism का, ठीक है। बस यही ब्रीफली याद रखना है। और ये भी न्यूरोटॉक्सिन बनाता है, जिससे हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होता है। समझ में आ गया? होपिंग कफ, पर्ट्यूसिस बता तो दिया भाई, अरे पहले बता दिया है। डिप्थीरिया, होपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, काली खांसी कहते हैं, काली खांसी, कुकुर खांसी कहा जाता है, कुत्ता खांसी, सही कह रहे हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया सबने ये? ओके।